नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, पिछली दो क्लासेस में हमने 18वीं सदी के बंगाल को पढ़ा, जिसमें हमने बंगाल के उदय के बारे में जाना, यानी 18वीं सदी में मुगलों से अलग होकर कैसे स्वतंत्र बंगाल बना, उसको हमने जाना। पिछली क्लास में हमने प्लासी के युद्ध और उसके बाद की सारी घटनाओं को देखा। प्लासी के युद्ध के बाद जहां सारी सत्ता अघोषित रूप से ईआईसी के हाथों में आ चुकी थी, तो बंगाल के नवाब एक कठपुतली बनकर रह गए थे। सबसे पहले इस क्रम में हमने मीर जाफर को पढ़ा, जिसे क्लाइव का गधा कहा जाता था। जब तक ईआईसी को मीर जाफर पैसे देता रहा, तो उन्होंने उसको नवाब बनाए रखा। जैसे ही उसने उसको पैसे नहीं दे पाया, तो उन्होंने उसको हटाकर उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। इसके बाद मीर कासिम ने कुछ ऐसे कार्य किए जिनसे ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई। उसके बाद उन्होंने मीर कासिम के साथ कुछ युद्ध लड़े, जिनको हमने पिछली क्लासेस में विस्तार से पढ़ा, और उन युद्ध में हार के बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं बक्सर का युद्ध। इसके कारणों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये जो बक्सर का युद्ध है, ये अक्टूबर 1764 यानी 1764 में हुआ। 1764 अक्टूबर में बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ ईआईसी और एक तरफ गठबंधन सेना थी। गठबंधन यानी इसमें तीन राज्य शामिल थे, या तीन राज्यों के शासक शामिल थे, जिसमें एक बंगाल के नवाब मीर कासिम, दूसरे अवध के नवाब सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला, और दिल्ली यानी मुगल बादशाह तरफ इसमें ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक तरफ इसमें गठबंधन सेना थी। गठबंधन सेना जो अपने अपने कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। ईआईसी में इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो द्वारा। और इधर जो गठबंधन सेना थी, सबसे पहले इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, और मीर कासिम ने किसे राजी किया? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरे जो थे, जो मीर कासिम का जिन्होंने साथ दिया, वो थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। यानी इन तीनों ने संयुक्त रूप से ईआईसी के खिलाफ युद्ध लड़ा। अब मीर कासिम की तो हम बात जानते ही हैं कि ये युद्ध में क्यों शामिल हुआ, लेकिन अवध का नवाब क्यों शामिल हुआ? इसके लिए बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब, जिसके पास लगभग 50,000 सैनिकों की सेना थी, यानी उस समय अवध काफी मजबूत स्थिति में था, तो इसने इसको प्रतिदिन, बंगाल के नवाब ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला को प्रतिदिन 11 लाख, प्रतिदिन 11 लाख रुपए देने की बात कही कि आप मेरी तरफ से लड़ो, मैं आपको 11 लाख रुपए प्रतिदिन दूंगा। तो इसलिए अवध का नवाब तैयार होगा। वहीं मुगल बादशाह की सत्ता इस समय तक लगभग जा चुकी थी, यानी अपने अंतिम समय के दौर में चल रही थी। उस समय जो अवध का नवाब था, वो मुगल बादशाह का वजीर हुआ करता था। तो मुगल बादशाह अवध और बंगाल के कहने पर इस युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध का परिणाम ईआईसी इस युद्ध में विजयी हुई। परिणाम क्या रहा इस युद्ध का? कि ईआईसी ने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया,
और इसके बाद ईआईसी भारत की शक्ति बनकर उभरी। यानी इस युद्ध के बाद परिणाम क्या हुआ? ईआईसी भारत की शक्ति बनकर उभरी, अब देखिए आप 1761 से और 1764 तक, 1761, 1763 और 1764, ये 3 साल जिन्होंने ईआईसी की भारत में किस्मत को बदल दिया। कैसे? 1761 इस समय एक युद्ध होता है जिसे हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मराठे वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है। जब मराठों को अहमद शाह अब्दाली हराता है तो उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली जो थे वो थे मराठे। यानी ये कहा जाता था कि मुगलों के बाद अगर कोई शासन भारत पर करेगा तो वो मराठे होंगे। अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है। यानी अंग्रेजों की एक जो सबसे बड़ी अड़चन थी भारत में वो थी मराठे, उनको अहमद शाह अब्दाली हरा देता है। यानी अंग्रेजों के लिए एक समस्या का समाधान हो चुका था। 63 में कर्नाटक युद्ध, 63 में कर्नाटक युद्ध होता है। किसके बीच? फ्रांस की कंपनी और ईआईसी के बीच। इसमें ईआईसी फ्रांस की कंपनी को हरा देती है। फ्रांस की कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में ईआईसी की एक प्रतिद्वंदी कंपनी थी। यानी एक ऐसी कंपनी जो ईआईसी को टक्कर दे सकती थी या इसका स्थान ग्रहण कर सकती थी। कर्नाटक युद्ध के बाद वो चुनौती भी खत्म हो गई। तीसरा 1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में भारत की 3 शक्तियां, एक बंगाल, एक अवध और एक मुगल, तीनों शक्तियों को ईआईसी एक युद्ध में एक साथ हरा देती है और उसका कोई ज्यादा उसे कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। यानी इन 3 सालों ने भारत में ईआईसी की किस्मत को बदल कर रख दिया। अब इसके आगे देखें तो हारने के बाद अंग्रेज बहुत सख्त संधि करते हैं जिसे हम इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि जिसने जिसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित कर दिया। यानी इलाहाबाद की संधि ये क्यों हुई है? बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है। इससे पहले यहां पर 3 शक्तियां थी। एक बंगाल का नवाब मीर कासिम, यानी मीर कासिम के साथ जो संधि की ईआईसी ने, यानी मीर कासिम, तो सबसे पहली जो थी मीर कासिम, मीर कासिम भाग जाता है। मीर कासिम क्या हुआ? भाग गया। और कहते हैं कि मीर कासिम का अंतिम समय बहुत ही कठिन गुजरा। इसने भीख मांग मांग कर अपना खर्च चलाया। ऐसी स्थिति बंगाल के नवाब की इस युद्ध के बाद हो गई। जो संधि हुई वो हुई पहली संधि ईआईसी और प्लस मुगल बादशाह। किसके बीच हुई? ईआईसी के और मुगल बादशाह के बीच पहली संधि हुई जो 12 अगस्त 1765 को हुई। यानी पहली संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। अंग्रेज और मुगल बादशाह इस समय कौन है? शाह आलम सेकेंड। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम सेकेंड। और इस समय ईआईसी में रॉबर्ट क्लाइव इस संधि के लिए वापस आ चुका है। तो इधर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। तो पहली संधि किस किस के बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के, दोनों ने इस संधि को किया। तो यहाँ ईआईसी राजनीतिक नियंत्रण नहीं करती। यहां में क्या बात रखनी है कि ईआईसी राजनीतिक नियंत्रण नहीं करती क्योंकि उसका उद्देश्य कंपनी के रूप में भारत से लाभ कमाना है। ठीक है।
तो इसे लिखेंगे यहाँ पर EIC राजनीतिक नियंत्रण नहीं करती, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, भारत में लाभ कमाना। तो जैसे मुगल मुगल हर अपने प्रांत में दो अधिकारी रखते थे, एक दीवान और एक सूबेदार। दीवान जो है वो राजस्व की देखभाल करता था और सूबेदारी जो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी थी। तो अंग्रेजों ने दीवानी का अधिकार, राजस्व यानी दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अधिकार किसने ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिया। यानी अंग्रेजों ने, EIC ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस संधि की पहली सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो EIC को देना होगा। दूसरा, शाह आलम को क्या मिला, शाह आलम को शाह आलम को 26 लाख क्या इनको पेंशनर बना दिया गया, यानी वार्षिक वेतन दिया जाएगा। 26 लाख वार्षिक पेंशन प्लस कड़ा और इलाहाबाद का राजस्व। ठीक है, तो मुगल बादशाह शाह आलम को क्या मिला, एक तो उसको 26 लाख रुपए मिले वार्षिक, और दूसरा कड़ा और इलाहाबाद का उसको राजस्व प्राप्त हुआ। दूसरी एक संधि अंग्रेजों ने यानी EIC और अवध के नवाब दोनों से इन्होंने अलग अलग संधि की, एक तरफ मुगल बादशाह से और दूसरी तरफ अवध के नवाब से। इसमें EIC ने सबसे पहले 50 लाख का जुर्माना लगाया। किस पर, EIC ने अवध पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। ठीक है, कि भाई हमारी इस युद्ध में इतनी क्षति हुई है, इसके लिए आपको ये जुर्माना देना होगा। दूसरा, अवध से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। यानी अंग्रेजों ने अपने कुछ क्या लगाया, कुछ भी नहीं। इधर से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लिया अवध से, और ये मुगल बादशाह को दे दिया। बाकी मुगलों से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया। यानी अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, उन्हें इस संधि में सिर्फ प्राप्ति हुआ। उसके बाद एक शर्त जो अंग्रेजों ने अवध के नवाब पर लगाई, क्योंकि अवध उस समय एक शक्तिशाली राज्य था, उसके पास 50,000 से अधिक की सेना थी। तो उन्होंने एक शर्त ये रखी कि EIC की एक टुकड़ी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टुकड़ी हमेशा अवध में रहेगी। ठीक है, तो एक शर्त क्या रखी, EIC की एक टुकड़ी अवध में रहेगी, यानी अवध पर नियंत्रण। एक टुकड़ी के सहारे उन्होंने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, अवध में व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए, यानी अवध से भी व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए। यानी इस युद्ध में देखिए आप, अंग्रेजों को सारा मिल ही मिल रहा है।
इधर की चीज उधर उठा के दे दी, उधर की चीज इधर उठा के दे दी, और अपने आप जो फायदे के सब सौदे थे वो अपने पास रख लिए। यानी ये सौदा बंगाल के राजस्व और नवाबों की हार के साथ ही खत्म हुआ। अब जब ये संधि हो जाती है तो बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। इस समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफर, जो उन्होंने पहली ही लड़ाई में अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था। उसके बाद इस संधि के बाद बंगाल के नवाब पर कुछ ऐसा नहीं बचा जिससे वो राज्य को राजस्व चला सके, क्योंकि सिर्फ उसके पास सूबेदारी का अधिकार था। यानी बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। फिर इसी बीच मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच क्या होता है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। और क्या हुआ, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। ये किसके बाद हुआ, इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन शुरू हो जाता है। द्वैध शासन का मतलब क्या है, किसी क्षेत्र पर दो शक्तियों द्वारा शासन, यानी दो शक्तियों द्वारा किसी एक क्षेत्र पर शासन करने को हम द्वैध शासन कहते हैं। जैसे अब हमारे पास कौन सा क्षेत्र है, बंगाल है, तो बंगाल में एक अधिकार है दीवानी का, जो किसके पास है, ईआईसी के पास। यानी ईआईसी ने जो फायदे का सौदा था वो अपने पास रखा। दूसरा सूबेदारी, यानी कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी वो किसको दे दी, वो नवाब को दे दी। ये थी बंगाल के नवाब के पास। इस समय नवाब कौन है, निजामुद्दौला। अब बिना पैसे के सत्ता कैसे चलेगी, कौन कब तक कानून व्यवस्था को संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा। तो आगे चलकर ये व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चल पाई। यानी कब बनी, कब शुरुआत हुई इसकी, 1765 में, और 1772 में द्वैध शासन को बंगाल से द्वैध शासन खत्म और दीवानी और सूबेदारी दोनों अधिकार किसने ले लिए, ईआईसी ने अपने हाथ में ले लिए। यानी 1765 से 1772 तक ही ये द्वैध शासन चल पाया। इसका मुख्य कारण क्या था कि जब किसी को राजस्व नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो सैनिकों की तनख्वाह कहाँ से आएगी, हथियार कहाँ से खरीदे जाएंगे, उनके खाने पीने आने जाने का खर्च, घोड़े रखने का खर्च कहाँ से आएगा। तो ये व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 1772 में ये कोलैप्स कर गई और 1772 के बाद ईआईसी ने बंगाल का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। द्वैध शासन की शुरुआत के समय बंगाल का गवर्नर वो था रॉबर्ट क्लाइव। मतलब जब द्वैध शासन बंगाल में शुरू किया गया उसको लगाने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। और जब 1772 में ये समाप्त होगा उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो थे वेरन हेस्टिंग। वेरन हेस्टिंग्स, यानी शुरुआत की रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसे वेरन हेस्टिंग ने हटाया। तो ये था हमारा 18वीं सदी का बंगाल। अगली क्लास में एक नए अध्याय को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।